हेलो दोस्तों, व्हाट्सअप। आई होप यू आर डूइंग वेल। वेलकम टू सशक्त एजुकेशन। तो दोस्तों, आज हम शुरू कर रहे हैं भूगोल की 9th क्लास की एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर संसाधन एवं विकास। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं चैप्टर संसाधन एवं विकास। थोड़ा जूम करते हैं। दोस्तों, इससे पहले मैंने 6th, 7th, 8th क्लास की एनसीईआरटी हमने कंप्लीट कर दी है। प्लीज़ आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और अब शुरू करते हैं 9th क्लास की एनसीईआरटी, और ऐसे ही मैं धीरे धीरे सारे सब्जेक्ट कवर करूँगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्या आप उन वस्तुओं का नाम बता सकते हैं जो गांवों और शहरों में हमारे जीवन को आराम पहुंचाते हैं? ऐसी वस्तुओं की एक सूची तैयार करें और इनको बनाने में प्रयोग होने वाले पदार्थों का नाम बताएं। दोस्तों, आप एनसीईआरटी पढ़ते समय ना एकदम बच्चे की तरह पढ़िए, जैसे आपको कुछ भी नहीं पता। और इस तरह मत पढ़िए कि हम यूपीएससी के लिए पढ़ रहे हैं तो हम मैच्योर हैं, हम उस तरह से नहीं पढ़ेंगे। आप एनसीईआरटी पढ़ते समय बिल्कुल उस बच्चे की तरह पढ़िए जिसके लिए ये लिखी गई है। ठीक है, तो अगर आप उस तरह पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक, इनको बनाने में प्रयोग होने वाले पदार्थों का नाम बताइए। ठीक, आगे देखते हैं। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध, और एनसीईआरटी सिर्फ एक बार नहीं पढ़नी है, एनसीईआरटी कम से कम 2-3 बार पढ़नी है। फर्स्ट बार में नहीं समझ में तो आ जाती है, लेकिन हम एक्टिवली नहीं पढ़ते हैं। सेकंड बार में हम एक्टिवली पढ़ते हैं। ठीक है, तो प्लीज़ एक बार नहीं, कई बार आप एनसीईआरटी पढ़ो। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु और सबसे पहली बात, मैं हर वीडियो में अपने ये बात कहती हूँ कि अगर आप कोई कोचिंग ज्वाइन करने जा रहे हो या करने की सोच रहे हो ना, कोई किसी भी एग्ज़ाम के लिए, तो सबसे पहले आप एक बार एनसीईआरटी कवर कर लेना, उसके बाद ही किसी कोचिंग में एडमिशन लेना। ठीक है, चीज़ें आपको, अगर आपका फाउंडेशन मजबूत होगा तो आपको चीज़ें आगे की और बेहतर समझ में आएंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जा सकती है और जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, जो आर्थिक रूप से संभाव्य और सांस्कृतिक रूप से मान्य है, एक संसाधन है। जो आर्थिक रूप से और सांस्कृतिक रूप से मान्य है, एक संसाधन है। ठीक, हमारे पर्यावरण में उपलब्ध वस्तुओं, भौतिक पर्यावरण, हमारे पर्यावरण में उपलब्ध वस्तुओं, भौतिक पर्यावरण, ये देखिए एक ट्रायंगल दिया हुआ है, प्रकृति, औद्योगिक और संस्थाओं के मध्य अंतर संबंध। हम लोग कहीं ना कहीं हर तरीके से सब एक दूसरे से अंतर संबंधित ही होते हैं। भौतिक पर्यावरण, प्रौद्योगिकी, संस्थाएं और मानव से ही सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। ठीक है, इधर देखते हैं क्या दिया हुआ है। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध वस्तुओं की रूपांतरण प्रक्रिया प्रकृति, प्रौद्योगिकी और संस्थाओं के परस्पर अंतर संबंध में निहित है। ठीक है, मानव प्रौद्योगिकी द्वारा प्रकृति के साथ क्रिया करते हैं और अपने आर्थिक विकास की गति तेज करने के लिए संस्थाओं का निर्माण करते हैं। जिससे पहले चीज़ें मशीन नहीं थी चीज़ों को बनाने के लिए, संसाधनों को तेज़ी से गति देने के लिए। जब औद्योगिक क्रांति आई, मशीनों का निर्माण हुआ, तो चीज़ों को जनसंख्या के हिसाब से ज़्यादा मात्रा में उत्पादित करने के लिए हम मशीनों का यूज़ करने लगे। ठीक है, तो जो हथकरघा उद्योग थे बहुत तेज़ी से घटते चले गए, और इसीलिए मशीनों के थ्रू ही जो विकास हुआ हर एक फील्ड में, फिर संस्थाओं का निर्माण हुआ। इन्हीं चीज़ों को बेहतर, जिसको मैनेजमेंट करने के लिए संस्थाओं का निर्माण होता है। किसी भी, अगर आप एक स्कूल चलाते हो तो उसको मैनेज करने के लिए वो भी एक संस्था ही है। ठीक है, अगर एक पॉलिटिकल पार्टी बनाते हो वो भी एक संस्था ही है। ठीक, चीज़ों को मैनेज करने के लिए संस्थाएं बनाई जाती हैं। क्या आप भी अन्य बहुत से लोगों की तरह संसाधनों को प्राकृतिक उपहार समझते हैं? ऐसा नहीं है। संसाधन मानवीय क्रियाओं का परिणाम है। मानव स्वयं संसाधनों का महत्वपूर्ण हिस्सा है। वे पर्यावरण में पाए जाने वाले पदार्थों को संसाधनों में परिवर्तित करते हैं। ठीक है, हमारे पास
प्रकृति ने हमें कच्चा माल उपलब्ध कराया है और उसको संसाधन में परिवर्तित करने के लिए मानव ही जिम्मेदार है। मानव ही उसको संसाधन में परिवर्तित करता है तथा उन्हें प्रयोग करते हैं। मानव ही निर्मित करता है, संसाधनों को परिवर्तित करता है और उन्हें प्रयोग भी करता है। इन संसाधनों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए कि संसाधनों का निर्माण, इन संसाधनों को कई प्रकारों में बांटा गया है। आइए देखते हैं कितने प्रकारों में बांटा गया है इसे। उत्पत्ति के आधार पर जैव और अजैव, समाप्यता के आधार पर अनवीकरण योग्य, नवीकरण योग्य और अनवीकरण योग्य। समाप्यता ये बहुत नवीकरणीय जो है और अनवीकरणीय, ये जो नवीकरणीय है ये बहुत जल्दी खत्म होने वाले हैं। ठीक है, अनवीकरणीय कभी नहीं खत्म होने वाले हैं। स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। ठीक है, विकास के स्तर के आधार पर संभावी, विकसित, भंडार और संचित कोश। ये हैं संसाधनों के प्रकार। ठीक है, वर्गीकरण और प्रकार, उत्पत्ति के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर, विकास के स्तर पर। ठीक, आगे देखते हैं संसाधनों को और कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया। देखो, संसाधन प्राकृतिक भी होते हैं, मानवीय भी होते हैं। प्राकृतिक संसाधनों में क्या क्या आता है? नवीकरण योग, अनवीकरण योग। नवीकरण में क्या क्या आता है? सतत अथवा प्रवाह, जैसे पवन और जल। जैव, प्राकृतिक, वनस्पति, वन्यजीव। अनवीकरणीय है पुनः चक्रीय, जैसे धातु। अचक्रीय, जैसे जीवाश्म ईंधन। संसाधनों का वर्गीकरण। और मानवीय क्या है? संरचनाएं एवं संस्थाएं, मात्रा एवं गुणवत्ता। देखिए यहाँ पे हमने थोड़ा गलती की है, नवीकरणीय और अनवीकरणीय, इसमें बहुत कन्फ्यूज़न होता है। वैसे भी नॉर्मली भी आप इसको पढ़ोगे, इसमें बहुत कन्फ्यूज़न होता है, नवीकरण और अनवीकरण। यहाँ पे हमने पढ़ा था नवीकरण योग और अनवीकरण योग। ये जो नवीकरण होते हैं, ये देखो यहाँ पे क्या दिया है? नवीकरण योग जो सतत, जो हमेशा चलते ही रहते हैं, ये कभी खत्म नहीं होते, वो नवीकरण होते हैं। और अनवीकरण क्या होते हैं? जो खत्म होने वाले होते हैं, जैसे चक्रीय धातु और कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, जीवाश्म ईंधन हो गया, ये एक समय पर खत्म हो चुके होंगे। ठीक है, और लेकिन ये जो नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन हैं, ये सतत हमेशा ही चलते ही रहेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। मानवीय आधार पर कौन कौन से संसाधन हैं? संरचनाएं एवं संस्थाएं मानव द्वारा बनाए गए हैं, मात्रा एवं गुणवत्ता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक, देखिए एक क्रियाकलाप दिया हुआ है, क्या है देखते हैं। प्रत्येक संवर्ग से कम 2 संसाधनों की पहचान करें। संसाधनों के प्रकार देखिए, वहाँ पे शॉर्ट में दिया था, यहाँ पे व्याख्या दिया है। संसाधनों के प्रकार, उत्पत्ति के आधार पर जैव संसाधन। जैव संसाधन, इन संसाधनों की प्राप्ति जीवमंडल में होती है और इनमें जीवन व्याप्त है, जैसे मनुष्य, वनस्पति जात, प्राणी जात, मत्स्य जीवन, पशुधन आदि। ये जैव संसाधन हैं। इसमें कौन कौन है? मनुष्य है, वनस्पति जात है, प्राणी जात है, मत्स्य जीवन है, पशुधन है। ये भी संसाधन हैं। ठीक है, ये जीव मंडल में आते हैं। आगे देखते हैं अजैव संसाधन कौन कौन से हैं। अजैव संसाधन कौन कौन से हैं? वे सारे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने हैं, जैसे अजैव संसाधन कहलाते हैं। उदाहरण के लिए चट्टानें और धातुएं, ये अजैव संसाधन हैं जो निर्जीव वस्तुओं से बने हैं। ठीक, कौन कौन से? जिसमें जीवन नहीं होता है वो अजैव कहलाते हैं, जैसे चट्टानें और धातुएं। आगे बढ़ते हैं। समाप्यता के आधार पर जो जल्द ही समाप्त हो जाएंगे, वो भी संसाधन हैं। नवीकरण योग्य संसाधन, वे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा नवीकृत या पुनः उत्पन्न किया जा सकता है, उन्हें नवीकरण योग्य। देखिए ये डेफिनेशन हो गई, नवीकरणीय संसाधन क्या होते हैं। ठीक है, तो आप इसका डिफिनेशन ऐसे लिख सकते हैं, वे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा नवीकृत या पुनः उत्पादन किया जा सकता है,
उन्हें नवीकरण योग्य अथवा पुनः पूर्ति योग्य संसाधन कहा जाता है। उदाहरण के लिए सौर तथा पवन ऊर्जा, जल, वन एवं वन्य जीवन। सौर, पवन ऊर्जा, देखो सूर्य की ऊर्जा कभी खत्म नहीं हो सकती है, पवन कभी खत्म नहीं हो सकता है, पवन ऊर्जा कभी नहीं खत्म हो सकता है, जल कहते तो हैं नहीं खत्म हो सकता है, लेकिन जो वर्तमान परिस्थिति बनी हुई है इसके लिए कहा जाता है कि आने वाले समय में जो युद्ध होगा वो पानी के लिए होगा। बहुत तेज़ी, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बहुत तेज़ी से ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं और पीने योग्य पानी हमारे पास ज़्यादा नहीं है और बहुत ही जल्द जो पीने का पानी है वो हमारे पास ख़त्म होने वाला है, क्योंकि और जो पानी हमारे पास है, पानी तो 78% है जो समुद्र में है, जो खारा है, जो कि पीने लायक नहीं है। ठीक है, जल कहा जाता है कि कभी ख़त्म नहीं हो सकता। वन एवं वन्य जीवन, इन संसाधनों को सतत अथवा प्रवाह संसाधनों में विभाजित किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते इसमें कोई चित्र दिया है? अच्छा, यही चित्र बोला है वो देखने के लिए। आगे देखते हैं। अनवीकरण योग्य संसाधन, इन संसाधनों का विकास एक लंबे भूवैज्ञानिक अंतराल में होता है। खनिज और जीवाश्म ईंधन इस प्रकार के संसाधनों के उदाहरण हैं। इनके बनने से में लाखों वर्ष लग जाते हैं। इनमें से कुछ संसाधन जैसे धातुएं पुनः चक्रीय हैं और कुछ संसाधन जैसे जीवाश्म ईंधन अचक्रीय है, एक बार के प्रयोग के साथ ही यह खत्म हो जाती हैं। ठीक है, स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत संसाधन निजी व्यक्तियों के स्वामित्व में भी होते हैं। बहुत से किसानों के पास सरकार द्वारा आवंटित भूमि होती है जिसके बदले में वे सरकार को लगान चुकाते हैं। गांव में बहुत से लोग भूमि के स्वामी भी होते हैं, बहुत से लोग भूमिहीन होते हैं। शहरों में लोग भूखंड, घरों व अन्य जायदाद के मालिक होते हैं। बाग, चारागाह, तालाब और कुओं का जल आदि संसाधनों के निजी स्वामित्व के कुछ उदाहरण हैं। अपने परिवार के संसाधनों की एक सूची तैयार कीजिए। ठीक है, परिवार भी एक संसाधन है, हम भी एक संसाधन हैं, हम मानव भी एक संसाधन ही हैं। देश के लिए हम पूंजी हैं। अगर हम शिक्षित, स्वस्थ और अभिप्रेरित हैं, अपने लक्ष्यों के प्रति दृढ़ निश्चय हैं, तो हम भी एक संसाधन हैं। सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन, ये संसाधन समुदाय के सभी सदस्यों को उपलब्ध होते हैं। गांव की शामिलात भूमि, चारण भूमि, शमशान भूमि, तालाब इत्यादि ये सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन होते हैं। ठीक है, जहाँ पे गांव को शामिलात, जैसे कि पंचायत होती है, पंचायत घर होता है, चारण भूमि होती है, शमशान भूमि होती है, तालाब इत्यादि, ये सामुदायिक स्थायित्व वाले संसाधन, ये भी एक संसाधन है। ये मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। नगरीय क्षेत्रों के सार्वजनिक पार्क, पिकनिक स्थल, खेल के मैदान वहाँ रहने वाले सभी लोगों के लिए उपलब्ध हैं, ये भी संसाधन हैं। ठीक है, सामुदायिक संसाधन हैं। राष्ट्रीय संसाधन कौन कौन से हैं, आइए देखते हैं। राष्ट्रीय संसाधन, तकनीकी तौर पर देश में पाए जाने वाले सारे संसाधन राष्ट्रीय हैं। तकनीकी तौर पर देश में पाए जाने वाले सारे संसाधन राष्ट्रीय हैं। देश की सरकार को कानूनी अधिकार है कि वह व्यक्तिगत संसाधनों को भी आम जनता के हित में अधिग्रहित कर सकती है। आपने देखा होगा कि सड़कें, नहरें और रेल लाइनें व्यक्तिगत स्वामित्व वाले खेतों में बनी हुई हैं। सड़कें, नहरें, रेल लाइनें व्यक्तिगत स्वामित्व वाले खेतों में बनी हुई हैं। तो दोस्तों, ये जो सड़कें, नहरें और रेल लाइनें हैं, ये व्यक्तिगत स्वामित्व वाले खेतों में बनी हुई हैं, ये तो सच है। लेकिन जो ज़मीन का अधिकार है वह मौलिक अधिकार नहीं है, वह वैधानिक अधिकार हो गया है, लीगल राइट हो गया है। ठीक है, मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है। शहरी विकास प्राधिकरणों को सरकार ने भूमि अधिग्रहण का अधिकार दिया हुआ है। सारे खनिज पदार्थ, जल संसाधन, वन, वन्य जीवन, राजनीतिक सीमाओं के अंदर सारी भूमि और 12 समुद्री मील, 12 नॉटिकल माइल बोलते हैं इसको, समुद्री मील तक महासागरीय क्षेत्र, भूभागीय समुद्र व इसमें पाए जाने वाले संसाधन राष्ट्र की संपदा हैं। जैसे
इनका कहने का मतलब जैसे ये हमारा इंडिया का मैप है, ठीक है, ये हमारे इंडिया का मैप है, मान लो ये साउथ इंडिया है, ये साउथ इंडिया हो गया, और इसके बार जैसे आधा तो हमारा पेनिसुलर इंडिया है, ठीक है, इधर जल है, समुद्र है, और इधर थल बाउंड्री जो है ये हमारे समुद्र से घिरे हुए हैं, और ये जो ऊपर है ये स्थल से जुड़ा हुआ भाग है, ठीक है, जो समुद्र वाला भाग है इसके 12 नॉटिकल माइल तक इसमें जो भी संसाधन होंगे, जो भी मछलियाँ होंगी, जो भी संसाधन पाए जाते होंगे, जैसे कोरल रीफ्स हो गए या फिर मछलियाँ हो गई, जो भी मत्स्य उत्पादन हेतु जो भी संसाधन उपलब्ध हैं, वो सारे किसी देश की संपदा होगी। वो किसी भी देश को 12 नॉटिकल माइल तक जो भी संसाधन उपलब्ध होंगे वो उस देश से संबंधित होंगे, उस देश के होंगे जो उस क्षेत्र में होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, वो राष्ट्र की संपदा हैं। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं संसाधनों को नियंत्रित करती हैं। तट रेखा से 200 समुद्री मील, तट रेखा से 200 समुद्री मील की दूरी, अपवर्जन आर्थिक क्षेत्र से परे खुले महासागरीय संसाधनों पर किसी देश का अधिकार नहीं है। इन जैसे 12 नॉटिकल माइल के बाद किसी भी देश का कोई अधिकार नहीं है, वो फ्री क्षेत्र है, ठीक है। इन संसाधनों को अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की सहमति के बिना उपयोग नहीं किया जा सकता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, क्या आप जानते हैं दोस्तों, यहाँ से भी क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, तो इन सब चीज़ों को हल्के में नहीं लेना है, इसको भी पूरे सीरियस होकर पढ़ना है, ठीक है। अलग शब्दों में क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, एग्जैक्टली यही वर्ड नहीं रहेंगे, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन टॉपिक उठा सकते हैं, तो इसको भी ध्यान से पढ़िएगा। क्या आप जानते हैं कि भारत के पास अपवर्जन आर्थिक क्षेत्र से दूर हिंद महासागर की तलहटी से मैग्नीज ग्रंथियों का खनन करने का अधिकार है। कुछ अन्य अंतर्राष्ट्रीय संसाधनों की पहचान करें, ठीक है। विकास के स्तर के आधार पर संभावी संसाधन, वे संभावी संसाधन कौन से हैं? वे संसाधन हैं जो किसी प्रदेश के में विद्यमान होते हैं परंतु उनका उपयोग नहीं किया गया है। उदाहरण के तौर पर भारत के पश्चिमी भाग विशेषकर राजस्थान और गुजरात में पवन और सौर संसाधनों की अपार संभावना है। कहाँ पे अपार संभावना है? देखिए, संभावित संसाधन के बारे में हम पढ़ रहे हैं, किसी प्रदेश में विद्यमान होते हैं परंतु इनका उपयोग नहीं किया गया। उदाहरण के तौर पर भारत के पश्चिमी भाग, भारत का जो ये जैसे ये भारत है तो इसका ये पश्चिमी भाग है, ये पूर्वी भाग है, ठीक है। तो हम पश्चिमी भाग की बात कर रहे हैं, ये पश्चिमी भाग की बात कर रहे हैं। पश्चिमी भाग विशेषकर राजस्थान, गुजरात और सौर ऊर्जा संसाधनों की अपार संभावनाएं हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, जो राजस्थान है, मान लीजिए, सॉरी छोटा बनाते हैं थोड़ा मैप, मान लीजिए ये हमारा मैप हो गया इंडिया का, सॉरी इसमें बन नहीं रहा है, ये मान लीजिए इधर राजस्थान हो गया, ये हो गया गुजरात, ठीक है। इसकी बात कर रहे हैं। देखिए, पवन और सौर ऊर्जा संसाधनों को अपार संभावना है परंतु इनका सही ढंग से विकास नहीं हुआ है। यहाँ पे जो सौर ऊर्जा है इनको संरक्षित करने का, बनाने का और सप्लाई करने का यहाँ पे अपार संभावनाएं हैं। ये रेगिस्तानी क्षेत्र है और ये भी कच्छ का क्षेत्र है, ठीक है। यहाँ पे पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा मतलब विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी की अपार संभावनाएं हैं, लेकिन अभी हमारे पास सही से इसका विकास नहीं हुआ है, संसाधन अभी उपलब्ध नहीं है, ठीक है। तो इस क्षेत्र में हम कार्य कर सकते हैं, इसको बढ़ावा दे सकते हैं। आगे देखते हैं, विकसित संसाधन। विकसित संसाधन कौन कौन से हैं? वे संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है और उनके उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित की जा चुकी है, विकसित संसाधन कहलाते हैं, ठीक है। विकसित संसाधन वे संसाधन हैं जिनका सर्वेक्षण
किया जा चुका है और उनके उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित की जा चुकी है। विकसित संसाधन कहलाते हैं। संसाधनों का विकास प्रौद्योगिकी उनकी संभाव्यता के स्तर पर निर्भर करता है। आगे चलते हैं। भंडार। पर्यावरण में उपलब्ध वे पदार्थ जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं परंतु उपयुक्त प्रौद्योगिकी के अभाव में उसकी पहुंच से बाहर हैं। भंडार में शामिल हैं उदाहरण के लिए जल दो गैसों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक है। जल किन दो गैसों का मिश्रण है, आप बताइए। उदाहरण के लिए देखिए, ये क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम्स में। उदाहरण के जल किन दो गैसों का यौगिक है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक है। हाइड्रोजन ऊर्जा का मुख्य स्रोत बन सकता है परंतु इस उद्देश्य से इसका प्रयोग करने के लिए हमारे पास उन्नत तकनीकी ज्ञान नहीं है। ठीक है। संचित कोष। संचित कोष यह संसाधन भंडार का ही हिस्सा है जिन्हें उपलब्ध तकनीकी ज्ञान की सहायता से प्रयोग में लाया जा सकता है परंतु इनका उपयोग अभी आरंभ नहीं हुआ है। इनका उपयोग भविष्य में आवश्यकता पूर्ति के लिए किया जा सकता है। नदियों के जल को विद्युत पैदा करने में प्रयुक्त किया जा सकता है। नदियों के जल को विद्युत पैदा करने के लिए किया जा सकता है, जो कि ऑलरेडी किया जा रहा है। ठीक है। इसके थ्रू बिजली पैदा की जा रही है और बेची भी जा रही है अन्य पड़ोसी देशों को, परंतु वर्तमान समय में इसका उपयोग सीमित पैमाने पर ही हो रहा है। इस प्रकार बांधों में जल वन आदि संचित कोष हैं जिनका उपयोग भविष्य में किया जा सकता है, लेकिन काफ़ी मात्रा में बिजली उत्पादित की जा रही है। ठीक है, जल से। क्रियाकलाप। आपने अपने आसपास के क्षेत्र में पाए जाने वाले भंडार और संचित कोष संसाधनों की एक सूची तैयार कीजिए। संसाधनों का विकास। संसाधन जिस प्रकार मनुष्य के जीवन यापन के लिए अति आवश्यक हैं उसी प्रकार जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए भी महत्वपूर्ण हैं। ऐसा विश्वास किया जाता था कि संसाधन प्रकृति की देन है। परिणाम स्वरूप मानव ने इनका अंधाधुंध उपयोग किया है जिससे निम्नलिखित मुख्य समस्याएं पैदा हो गई। जैसे हमारे पास प्राकृतिक संसाधनों में बहुत सारे जंगल उपलब्ध थे प्राकृतिक रूप से, जिन्हें काट कर हम वहाँ पे कृषि का कार्य कर रहे हैं या घर बना चुके हैं या रोड बना रहे हैं या फिर सड़कें रेलवे लाइन निकाल रहे हैं। तो ये और फर्नीचर बहुत तेज़ी से फर्नीचर का जो शौक चढ़ा है, जैसे डिज़ाइनर फर्नीचर्स बनवा रहे हैं, बेड बनवा रहे हैं, सोफ़े बनवा रहे हैं, कुर्सी मेज, जो भी मानव संसाधन हैं जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहे हैं उनके अच्छे जीवन यापन के लिए। तो हम अपनी प्रकृति का दुरुपयोग कर रहे हैं। हम प्राकृतिक ढंग से ही अगर रहेंगे तो ये जो अंधाधुंध उपयोग किया जा रहा है इससे हम अपने पृथ्वी को बचा सकेंगे अगर हम प्राकृतिक ढंग से रहेंगे तो, लेकिन ये आज इस टाइम में तो पॉसिबल नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिससे निम्नलिखित मुख्य समस्याएं पैदा होंगी। देखिए क्या क्या समस्याएं पैदा हो रही हैं अंधाधुंध उपयोग से। कुछ व्यक्तियों के लालच व संसाधनों का ह्रास। संसाधन समाज के कुछ लोगों के हाथ में आ गए हैं जिससे समाज दो हिस्सों संसाधन संपन्न एवं संसाधनहीन अर्थात अमीर और गरीब में बंट गया है। ठीक है। संसाधनों के अंधाधुंध शोषण से वैश्विक पारिस्थितिकी ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, संकट में आ गया है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पूरी पृथ्वी, देखिए जो प्राकृतिक आपदाएं होती है ना, वो अमीर गरीब कुछ भी नहीं देखता, कौन छोटा है कौन बड़ा है, सबको लपेटता है वो। आप उदाहरण के तौर पर कोरोना को ले सकते हैं। इसने किसी को नहीं बख्शा, चाहे पैसे वाला हो, अमीर हो, गरीब हो, कितना भी बड़ा इंसान, इसने किसी को नहीं बख्शा, बराबर सबको लपेटा। ठीक है। तो प्राकृतिक आपदाएं, चाहे वो ज्वालामुखी का फटना हो, चाहे भूकंप का आना हो, चाहे तूफान हो, आंधी हो, बाढ़ हो, जैसे दिल्ली को भी डुबोया गया। ठीक है, ये भी प्राकृतिक आपदा है जो राजधानी को डुबा ले गई। भूकंप आता है, ये किसी को नहीं देखता है, ये सबको बराबर लपेटता है। ठीक, सबको क्षति पहुंचाता है। इसलिए प्राकृतिक संसाधनों का दुरुपयोग ना करें, उपयोग भले करें लेकिन दुरुपयोग ना करें। ठीक है।
वैश्विक पारिस्थितिकी संकट पैदा हो गया है, जैसे भूमंडलीय जो हमारे आइलैंड्स हैं, छोटे छोटे जो समुद्री आइलैंड्स हैं वो डूबते जा रहे हैं क्योंकि ग्लेशियर बहुत तेज़ी से पिघल रहा है वैश्विक तापन के बढ़ने से। जैसे भूमंडलीय तापन, ओजोन परत अवक्षय, पर्यावरण प्रदूषण और भूमि निम्नीकरण आदि। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्रियाकलाप। कल्पना करें कि तेल संसाधन खत्म होने पर इनका हमारी जीवन शैली पर क्या प्रभाव होगा, घरेलू क्या प्रभाव होगा। आप इसको एक क्वेश्चन की तरह लिख सकते हैं, इसका आंसर राइटिंग कर सकते हैं या कमेंट में लिख सकते हैं। घरेलू और कृषि संबंधित अपशिष्ट को पुनः चक्रण करने के बारे में लोगों के विचार जानने के लिए अपने मोहल्ले अथवा गांव में एक सर्वेक्षण करें। लोगों से प्रश्न पूछें कि उनके द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले संसाधनों के बारे में वे क्या सोचते हैं। अपशिष्ट और उसके उपयोग के बारे में उनका क्या विचार है। अपशिष्ट और उसके उपयोग के बारे में उनका क्या विचार है। अपने परिणामों का समुचित चित्र तैयार करें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मानव जीवन की गुणवत्ता और विश्व शांति बनाए रखने के लिए संसाधनों का समाज में न्याय संगत बंटवारा आवश्यक हो गया है। यदि कुछ ही व्यक्तियों तथा देशों द्वारा संसाधनों का वर्तमान दोहन जारी रहा है, जैसे कि यूएसए हो गए और यूरोपियन कंट्रीज़ हो गई। देखिए, ऐसा नहीं है कि इन्होंने बहुत दुरुपयोग किया होगा, इन्होंने कुछ तो फ़ायदा भी किया है, कुछ नुकसान भी किया, क्योंकि जिसके पास जो पहले समझदार हो गया उसने यूज़ कर लिया, जो अब समझदार हो रहा है वो अब यूज़ कर रहा है। यूज़ तो सभी कर रहे हैं भाई, इनके पास पहले दिमाग था, आ गया, ये शिक्षित हो गए, औद्योगिक क्रांति आ गई तो इन्होंने इसका दोहन पहले कर लिया। अब हम कर रहे हैं, जो अविकसित देश हैं, अभी विकासशील देश हैं, वो अब कर रहे हैं, लेकिन इसका विरोध ये कर रहे हैं जो कि पहले कर चुके हैं। तो गलतियां सब कर रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं हमने कर ली है अब तुम मत करो, लेकिन हम कह रहे हैं तुमने कर लिया तो हम क्यों ना करें। ठीक है, तो कुछ कह नहीं सकते हैं, सब अपनी अपनी जगह एकदम सही हैं। मानव जीवन की गुणवत्ता और विश्व शांति बनाए रखने के लिए संसाधनों का समाज में न्याय संगत बंटवारा आवश्यक हो गया है। यदि कुछ व्यक्तियों तथा देशों द्वारा संसाधनों का वर्तमान दोहन जारी रहता है तो हमारी पृथ्वी का भविष्य खतरे में पड़ सकता है। ठीक है, अब हमको पृथ्वी को बचाना पड़ेगा, इसलिए हर तरह के जीवन का अस्तित्व बनाए रखने के लिए संसाधनों के उपयोग की योजना बनाना अति आवश्यक है। सतत अस्तित्व सही अर्थ में सतत पोषणी विकास का ही एक हिस्सा है। देखिए, ये बहुत अच्छा है, आंसर राइटिंग आप इसका उपयोग कर सकते हैं। देखिए, सतत अस्तित्व का सही अर्थ में सतत पोषणी विकास का ही एक हिस्सा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सतत पोषणी आर्थिक विकास का अर्थ है कि विकास पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए हो और वर्तमान विकास की प्रक्रिया भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं की अवहेलना ना करे। ठीक है, सतत पोषणी विकास इसलिए आवश्यक है क्योंकि हम संसाधनों का इतना दोहन ना करें कि हमारी आने वाली जनरेशन जो है बाद में हमको गालियाँ दे। हमें उनके लिए भी कुछ चीज़ें छोड़ के जाना है। वो बात की बात है कि वो इसको कितना सेव रख पाते हैं। हम उनके लिए अगर बचाते हैं तो वो आने वाली जनरेशन के लिए क्या कर सकते हैं, क्योंकि जो ये वर्तमान जनरेशन है ये अपने बारे में ज़्यादा सोच रही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सब सोचते हैं। बहुत से अच्छे लोग हैं जो आने वाली जनरेशन की अच्छे के लिए सोचते हैं। सतत पोषणीय आर्थिक विकास का अर्थ है कि विकास पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए हो, मतलब बैलेंस होना चाहिए, संतुलन होना चाहिए, विकास भी हो और पर्यावरण को नुकसान भी ना हो। विकास ऐसा होना चाहिए। या तो आप अगर इतने पेड़ काट रहे हो ना विकास के लिए, तो इतने पेड़ यहाँ पे कहीं और लगा दो, तो वो हो गया कि नुकसान हुआ तो, लेकिन उसकी भरपाई के लिए हमने यहाँ पे पेड़ इतने लगा दिए हैं, कि इसको बोलते हैं सतत विकास। ठीक है, देखिए, सतत पोषणीय आर्थिक विकास का अर्थ विकास पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए हो, वर्तमान विकास की प्रक्रिया भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं की हेलना ना करे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रियो डी जेनेरियो सम्मेलन 1992, वेरी इंपॉर्टेंट।
बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम्स में, ठीक है। जून 1992 में 100 से अधिक राष्ट्राध्यक्ष ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरियो में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन में एकत्रित हुए। सम्मेलन का आयोजन विश्व स्तर पर उभरते पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक आर्थिक विकास की समस्याओं का हल ढूंढने के लिए किया गया था। इस सम्मेलन में एकत्रित नेताओं ने भूमंडलीकरण, जलवायु परिवर्तन और जैविक विविधता पर एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया। रियो सम्मेलन में भूमंडलीय वन सिद्धांतों फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स पर सहमति जताई और 21वीं शताब्दी में सतत पोषणीय विकास के लिए एजेंडा 21 को स्वीकृति प्रदान की। आगे देखते हैं एजेंडा 21 क्या है। ये भी बहुत परीक्षाओं में पूछा जाता है। यह एक घोषणा है जिसे 1992 में ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरियो में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन UNCED, इसका फुल फॉर्म है ये संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन के तत्वाधान में राष्ट्राध्यक्षों द्वारा स्वीकृत किया गया था। इसका उद्देश्य भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास हासिल करना है। यह एक कार्यसूची है जिसका उद्देश्य समान हितों, पारस्परिक आवश्यकताओं एवं सम्मिलित जिम्मेदारियों के अनुसार विश्व सहयोग के द्वारा पर्यावरणीय क्षति, गरीबी और रोगों से निपटाना है। एजेंडा 21 का मुख्य उद्देश्य यह है कि प्रत्येक स्थानीय निकाय अपना स्थानीय एजेंडा 21 तैयार करे, ठीक है। संसाधन नियोजन, आइए देखते हैं संसाधन नियोजन क्या है। संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए नियोजन एक सर्वमान्य रणनीति है। इसलिए भारत जैसे देश में जहां विवेकपूर्ण उपयोग के लिए नियोजन एक सर्वमान्य रणनीति है, इसलिए भारत जैसे देश में जहां संसाधनों की उपलब्धता में बहुत अधिक विविधता है, यह और भी महत्वपूर्ण है। यहाँ ऐसे प्रदेश भी हैं जहाँ एक तरह के संसाधनों की प्रचुरता है परंतु दूसरे तरह के संसाधनों की कमी है। कुछ ऐसे प्रदेश भी हैं जो संसाधनों की उपलब्धता के संदर्भ में आत्मनिर्भर हैं और कुछ ऐसे भी प्रदेश हैं जहां महत्वपूर्ण संसाधनों की अत्यधिक कमी है। उदाहरणार्थ झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ आदि प्रांतों में खनिजों और कोयले के प्रचुर भंडार हैं। अरुणाचल प्रदेश में जल संसाधन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं परंतु मूल विकास की कमी है। राजस्थान में पवन और सौर ऊर्जा संसाधनों की बहुतायत है लेकिन जल संसाधनों की कमी है। लद्दाख का शीत मरुस्थल देश के अन्य भागों से अलग थलग पड़ता है। यह प्रदेश सांस्कृतिक विरासत का धनी है परंतु यहाँ जल, आधारभूत अवसंरचना तथा कुछ महत्वपूर्ण खनिजों की कमी है। इसलिए राष्ट्रीय, प्रांतीय, प्रादेशिक और स्थानीय स्तर पर संतुलित संसाधन नियोजन की आवश्यकता है, ठीक है। क्या? राष्ट्रीय, प्रांतीय, प्रादेशिक, स्थानीय स्तर पर संतुलित संसाधन नियोजन की आवश्यकता है, ठीक है। आगे देखते हैं। अब देखिए क्रियाकलाप दिया है। क्रियाकलाप में क्या है? आप अपने राज्य में पाए जाने वाले संसाधनों की सूची तैयार करें और जिन महत्वपूर्ण संसाधनों की आपके राज्य में कमी है उसकी पहचान करें, ठीक है। आप देख सकते हैं अपने अपने स्टेट्स में कि आपके स्टेट में कौन से संसाधन, आपके राज्य में कौन से संसाधन पाए जाते हैं और कौन से संसाधन नहीं पाए जाते, ठीक है। भारत में संसाधन नियोजन एक जटिल, अगर जो भी जहाँ से भी अगर ये वीडियो देखता है वो अपने राज्य में कौन से संसाधन पाए जाते हैं कौन से नहीं पाए जाते हैं ये सर्च करे और कमेंट बॉक्स में लिखे तो ये एक क्वेश्चन की सूची तैयार हो जाएगी किस
राज्य में कौन से संसाधन पाए जाते हैं और कौन से नहीं पाए जाते हैं। ठीक है। संसाधन, भारत में संसाधन नियोजन। संसाधन नियोजन एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें निम्नलिखित सोपान हैं। देश के विभिन्न प्रदेशों में संसाधनों की पहचान कर उनकी तालिका बनाना, इस कार्य में क्षेत्रीय सर्वेक्षण, मानचित्र बनाना, संसाधनों का गुणात्मक एवं मात्रात्मक अनुमान लगाना, मापन करना है। क्या है? संसाधन नियोजन कैसे किया जाता है, संरक्षित कैसे किया जाता है, नियंत्रित कैसे किया जाता है। जटिल प्रक्रिया तो है लेकिन इम्पॉसिबल तो नहीं है। इसके लिए भारत ने कई कदम उठाए हैं, जैसे संसाधनों की पहचान कर उनकी तालिका बनाना, इस कार्य में क्षेत्रीय सर्वेक्षण, मानचित्र बनाना, संसाधनों का गुणात्मक एवं मात्रात्मक अनुमान लगाना व मापन करना। ठीक, महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। संसाधन विकास योजनाएं लागू करने के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी, कौशल, संस्थागत नियोजन ढांचा तैयार करना, संसाधन विकास योजनाओं और राष्ट्रीय विकास योजना में समन्वय स्थापित करना। स्वाधीनता के बाद भारत में संसाधन नियोजन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रथम पंचवर्षीय योजना से ही प्रयास किए गए। आगे बढ़ते हैं। ज्ञात करो, क्या ज्ञात करना है देखते हैं। समुदाय भागीदारी की सहायता से समुदाय, ग्राम पंचायत, वार्ड स्तरीय समुदायों द्वारा आपके आसपास के क्षेत्र में कौन से संसाधन विकसित किए जा सकते हैं। ठीक है। किसी क्षेत्र के विकास के लिए संसाधनों की उपलब्धता एक आवश्यक शर्त है। कहीं पे अगर संसाधन होगा तो वहाँ का विकास बहुत तेज़ी से होता है। अगर कहीं पे मान लो कोयला है तो वहाँ पे माइनिंग होगी और वहाँ के आसपास के जो ज़िले होंगे वो बहुत तेज़ी से विकसित होंगे, क्योंकि वहाँ पे रोज़गार सृजन होगा, वहाँ पे दुकानें होंगी, वहाँ पे स्कूल खुलेंगे, वहाँ पे मानव का बसाव होगा। ठीक है, तो वहाँ का विकास बहुत तेज़ी से होगा। परंतु प्रौद्योगिकी और संस्थाओं में तदनुरूपी परिवर्तनों के अभाव में मात्र संसाधनों की उपलब्धता से ही विकास संभव नहीं है। देश में बहुत से क्षेत्र हैं जहाँ जो संसाधन समृद्ध होते हुए भी आर्थिक रूप से पिछड़े प्रदेशों की गिनती में आते हैं। उदाहरण के रूप में आप देख सकते हैं अफ्रीका को, उनके पास संसाधन की कमी नहीं है लेकिन उनके पास तकनीक नहीं है। इसकी वजह से वो आज भी पिछड़े हैं, शैक्षिक रूप से भी, आर्थिक रूप से भी। ठीक है। इसके विपरीत कुछ ऐसे प्रदेश भी हैं जो संसाधनों की कमी होते हुए भी आर्थिक रूप से विकसित हैं। ठीक है, संसाधनों की कमी होते हुए भी आर्थिक रूप से विकसित हैं। क्या आप संसाधन संपन्न परंतु आर्थिक रूप से पिछड़े और संसाधन विहीन परंतु आर्थिक रूप से विकसित प्रदेशों के नाम बता सकते हैं? ऐसी परिस्थिति होने के कारण बताएं। उपनिवेश। देखिए, उपनिवेश का इतिहास हमें बताता है कि उपनिवेशों में संसाधन संपन्न प्रदेश विदेशी आक्रमणकारियों के लिए मुख्य आकर्षण रहे हैं। उपनिवेशकारी देशों ने बेहतर प्रौद्योगिकी के सहारे उपनिवेशों के संसाधनों का शोषण किया तथा उन पर अपना आधिपत्य स्थापित किया। जैसे आज भी ये चल रहा है। जैसे पहले यूरोपियन कंट्रीज़ जो होती थी अन्य देशों पर आधिपत्य करके वहाँ के रॉ मटेरियल को निकाल के ले जाते थे अपने देश में, वहाँ पे उसका संसाधन के रूप में परिवर्तित करती थी, फिर ला के उन्हीं देशों में बेच भी देती थी। और उनके पास क्योंकि प्रौद्योगिकी थी इसलिए उसका उपयोग वो कर पा रहे थे कच्चे माल का। हमारे पास वो तकनीक ही नहीं थी। और आज भी देखिए जो चाइना है, ठीक है, ये अफ्रीका में बहुत ही ह्यूज लेबर पर इन्वेस्टमेंट कर रहा है। ठीक है, वो अपनी लेबर को यहाँ पे ला रहा है कार्य करने के लिए। यहाँ के जो मजदूर हैं उनको भी कार्य नहीं दे रहा है। ठीक, तो आज भी उनका दोहन हो रहा है। इनके पास संसाधन तो है, तकनीक नहीं है, जिसकी वजह से इनके संसाधनों का दोहन अन्य देश भले आधिपत्य नहीं लेकिन संसाधनों को ले जा रहे हैं सस्ते दर पे, और ये आज भी पिछड़े रह जा रहे हैं। ठीक, उपनिवेशकारी देशों ने बेहतर प्रौद्योगिकी के सहारे उपनिवेश के संसाधनों का शोषण किया तथा उन पर अपना आधिपत्य स्थापित किया। अतः संसाधन किसी प्रदेश के विकास में तभी योगदान दे सकते हैं जब वहाँ उपयुक्त प्रौद्योगिकी विकास और संस्थागत परिवर्तन किए जाएं।
उपनिवेश के विभिन्न चरणों में भारत ने इन सब का अनुभव किया है। अतः भारत में विकास सामान्यतः तथा संसाधन विकास लोगों के मुख्यतः संसाधनों की उपलब्धता पर ही आधारित नहीं था, बल्कि इसमें प्रौद्योगिकी, मानव संसाधन की गुणवत्ता और ऐतिहासिक अनुभव का भी योगदान रहा है। ठीक। संसाधनों का संरक्षण। संसाधन किसी भी तरह के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, परंतु संसाधनों का विवेकहीन उपयोग और अति उपयोग के कारण कई सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय समस्याएं पैदा हो सकती हैं। अति उपयोग के कारण कई सामाजिक और आर्थिक और पर्यावरणीय समस्याएं पैदा हो सकती हैं। इन समस्याओं के से बचाव के लिए विभिन्न स्तरों पर संसाधनों का संरक्षण आवश्यक है। भूतकाल से ही संसाधनों का संरक्षण बहुत से नेताओं और चिंतकों के लिए चिंता का विषय रहा है। उदाहरण, गांधी जी ने संसाधनों के संरक्षण पर अपनी चिंता इन शब्दों में व्यक्त की है। हमारे पास, देखिए ये बहुत ही अच्छी कोटेशन है, आप आंसर राइटिंग में या ऐसे में कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। एनवायरनमेंट का अगर कोई टॉपिक है या क्वेश्चन है वहाँ पे इसे पुट कर सकते हैं। हमारे पास व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति के लिए बहुत कुछ है, लेकिन किसी की लालच की संतुष्टि के लिए नहीं। अर्थात हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत है, लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ भी नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उनके अनुसार विश्व स्तर पर संसाधन ह्रास के लिए लालची और स्वार्थी व्यक्ति तथा आधुनिक प्रौद्योगिकी की शोषणात्मक प्रवृत्ति जिम्मेदार है। वे अत्यधिक उत्पादन के विरुद्ध थे। इसके स्थान पर अधिक बड़े जन समुदाय द्वारा उत्पादन के पक्षधर थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यवस्थित तरीके से संसाधन संरक्षण की वकालत 1968 में क्लब ऑफ रोम ने की। तत्पश्चात 1974 में सुमेसर ने अपनी पुस्तक स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल में इस विषय पर गांधी जी के दर्शन की एक बार फिर पुनरावृत्ति की है। 1987 में ब्रुंडलैंड आयोग द्वारा वैश्विक स्तर पर संसाधन संरक्षण में मूलाधार योगदान किया गया। इस रिपोर्ट ने सतत पोषणीय विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट की संकल्पना प्रस्तुत की और देखिए ये क्वेश्चन बन सकता है, ब्रुंडलैंड आयोग रिपोर्ट द्वारा वैश्विक स्तर पर संसाधन संरक्षण में मूलाधार योगदान किया। इस रिपोर्ट ने, ब्रुंडलैंड आयोग रिपोर्ट ने सतत पोषणीय विकास की संकल्पना, पूछ सकता है कि सतत विकास की संकल्पना पहली बार किस रिपोर्ट के द्वारा व्यक्त की गई, ठीक है, प्रस्तुत की गई। तो ब्रुंडलैंड आयोग रिपोर्ट 1987 के द्वारा संकल्पना प्रस्तुत की। और संसाधन देखिए यहाँ पे एक, अच्छा ये दिया है, संसाधन संरक्षण की वकालत की। यह रिपोर्ट बाद में हमारा साझा भविष्य, आवर कॉमन फ्यूचर शीर्षक से पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुई। इस संदर्भ में एक महत्वपूर्ण योगदान रियो डी जेनेरियो, ब्राज़ील में 1992 में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन द्वारा किया गया। भू संसाधन, हम भूमि पर रहते हैं, इसी पर अनेकों आर्थिक क्रियाकलाप करते हैं और विभिन्न रूपों में इसका उपयोग करते हैं। अतः भूमि एक बहुत महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीवन, मानव जीवन, आर्थिक क्रियाएं, परिवहन तथा संचार व्यवस्थाएं भूमि पर ही आधारित हैं। परंतु भूमि एक सीमित संसाधन है, इसलिए भूमि का विभिन्न उद्देश्यों के लिए उपयोग सावधानी और योजनाबद्ध तरीके से होना चाहिए। भारत में भूमि पर विभिन्न प्रकार की भू आकृतियाँ जैसे पर्वत, पठार, मैदान, द्वीप पाए जाते हैं। लगभग 43%
भू क्षेत्र मैदान में हैं जो कृषि और उद्योग के विकास के लिए सुविधाजनक हैं। पर्वत पूरे भूक्षेत्र के 30% भाग पर विस्तृत हैं। वे कुछ 12मासी नदियों के प्रवाह को सुनिश्चित करते हैं। पर्यटन विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करता है और पारिस्थितिकी के लिए महत्वपूर्ण है। देश के क्षेत्रफल का लगभग 27% पठारी क्षेत्र है। देखिए, पर्वत पूरे भू क्षेत्र के 30% भाग पर विस्तृत है। पठार जो हैं पर्यटन विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करते हैं और पारिस्थितिकी के लिए महत्वपूर्ण हैं। देश के क्षेत्रफल का लगभग 27% हिस्सा पठारी क्षेत्र है। ठीक है, इस क्षेत्र में खनिजों, जीवाश्म ईंधन, वनों का अपार संचय कोष है। ठीक है, आइए देखते हैं इसका वितरण। कितने प्रतिशत पे मैदान है, कितने पे पर्वत है, कितने पे पठार है। ये डेटा आप आंसर राइटिंग में अच्छे से यूज़ कर सकते हो और याद भी आपको रहेगा। मैदान है 43%, पर्वत है 30% और पठार है 27%। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी डेटा दिया हुआ है, इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं और बहुत अच्छा है। ये क्या है? सामान्य भू उपयोग संवर्ग 1960 से 61, सामान्य भू उपयोग संवर्ग 2008 से 9। क्या है इसमें? वन कितना है? बंजर तथा कृषि। देखिए इसमें डेटा दिया हुआ, वन कितना है? वन है 18%। वन है 18%। बंजर तथा कृषि अयोग्य भूमि है 12.01%। गैर कृषि प्रयोजनों के अंतर्गत क्षेत्र हैं 4.95%। स्थानीय चारागाहों तथा अन्य गोचर भूमि है 4.71%। सबसे ज़्यादा किसके लिए है भूमि? तो सबसे ज़्यादा भूमि है शुद्ध निवल बोया गया क्षेत्र, और इसमें तो शो ही नहीं कर रहा है ये वायलेट कलर। 45% किसमें है? इसमें नहीं शो कर रहा है। देखिए यह है कृषि योग्य बंजर भूमि, यह है शुद्ध निवल बोया गया क्षेत्र। शुद्ध निवल बोया गया क्षेत्र कितना प्रतिशत है? 46% है। यहाँ पे 45 था। ठीक है, ये डेटा नया है। परती भूमि अतिरिक्त अन्य पुरातन परती, वर्तमान परती, शुद्ध परती का मतलब है यहाँ पे कृषि योग्य ये भूमि नहीं है, ये इसको ऐसे ही छोड़ दिया गया है। परती भूमि के अतिरिक्त अन्य पुरातन परती ये है 22.78%। यहाँ पे ये कृषि योग्य भूमि नहीं है, ये भी कृषि योग्य भूमि नहीं है और ये भी नहीं है। ठीक है, और ये जो है बंजर तथा कृषि अयोग्य भूमि, ये भी कृषि अयोग्य भूमि है। ये स्थायी चारागाह है। ठीक, ये भी बंजर भूमि है, ये लेकिन कृषि योग्य बंजर भूमि है। ठीक है, और ये ब्लू कलर में परती भूमि, वर्तमान परती भूमि ये है। शुद्ध निवल बोया गया क्षेत्र ये है। ठीक है, 46%। आगे चलते हैं, अब देखते हैं भू उपयोग या भू संसाधनों का उपयोग निम्नलिखित उद्देश्यों, किन किन उद्देश्यों के लिए भूमि का उपयोग किया जाता है? निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए: 1. कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि, बंजर तथा कृषि अयोग्य भूमि, गैर कृषि प्रयोजनों में लगाई गई भूमि जैसे इमारतें, सड़क, उद्योग इत्यादि में। ठीक है, परती भूमि के अतिरिक्त अन्य कृषि अयोग्य भूमि कहाँ कहाँ यूज़ की जाती है? जो कृषि योग्य भूमि नहीं है उनका उपयोग कहाँ किया जाता है? स्थायी चारागाहें, अन्य गोचर भूमि, विविध फसलों तथा उपवनों के अधीन भूमि जो शुद्ध बोए गए क्षेत्र में शामिल नहीं है। कृषि योग्य बंजर भूमि जहाँ 5 से अधिक वर्षों से खेती ना की गई हो वो बंजर भूमि कही जाती है। कृषि योग्य बंजर भूमि जहाँ 5 से अधिक वर्षों से खेती ना की गई हो। और परती भूमि किसे बोलते हैं? ये एग्जाम्स में पूछा जाता है कि परती भूमि क्या होती है, बंजर भूमि क्या होती है और परती भूमि क्या होती है। वर्तमान परती जहाँ एक
कृषि वर्ष या उससे कम समय में खेती ना की गई हो वो परती भूमि है। जहाँ 5 साल से अधिक खेती ना की गई हो वो बंजर भूमि है। इसमें देखते हैं क्या है। वर्तमान परती भूमि के अतिरिक्त अन्य परती भूमि या पुरातन परती 1 से 5 वर्ष से खेती ना की गई हो। शुद्ध निवल बोया गया क्षेत्र, एक कृषि वर्ष में एक बार से अधिक बोए गए क्षेत्र को शुद्ध निवल, एक कृषि वर्ष में एक बार से अधिक बोए गए क्षेत्र को शुद्ध निवल बोए गए क्षेत्र में जोड़ दिया जाए तो वह सकल कृषि क्षेत्र कहलाता है। भारत में भू उपयोग प्रारूप, भारत में भू उपयोग प्रारूप भू उपयोग को निर्धारित करने वाले तत्वों में भौतिक कारक जैसे भू आकृति, जलवायु, मृदा के प्रकार तथा मानवीय कारक जैसे जनसंख्या घनत्व, प्रौद्योगिक क्षमता, संस्कृति और परंपराएं इत्यादि शामिल हैं। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, परंतु इसके 93% भाग के ही भू उपयोग आंकड़े उपलब्ध हैं, क्योंकि पूर्वोत्तर प्रांतों में असम को छोड़कर अन्य प्रांतों के सूचित क्षेत्र के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा जम्मू और कश्मीर में पाकिस्तान और चीन अधिकृत क्षेत्रों के भूमि उपयोग का सर्वेक्षण भी नहीं हुआ है। ये देखते हैं क्रियाकलाप में क्या दिया हुआ है। भू उपयोग के 2 वृत्त चित्रों 1.4 की तुलना करके पता लगाएं कि 1960 से 61 और 2008 से 9 भी हमने जो डेटा देखा था 9 के बीच शुद्ध निवल बोए गए क्षेत्र एक में 45 था, एक में 2008 से 9 में 46% था। यह क्षेत्र और वनों के अंतर्गत भूमि में बहुत सीमित परिवर्तन ही क्यों आया है। ठीक है, आगे देखते हैं। स्थायी चारागाहों के अंतर्गत भी भूमि कम हुई है। पशुधन की इतनी बड़ी संख्या के लिए चारा उपलब्ध कराने में कैसे समर्थ होंगे और इसके क्या परिणाम होंगे। वर्तमान परती भूमि के अतिरिक्त अन्य परती भूमि अनुपजाऊ हैं और इन पर फसलें उगाने के लिए कृषि लागत बहुत ज़्यादा है। अतः इन भूमि में 2 या 3 वर्षों में इनको 1 या 2 बार बोया जाता है और यदि इसे शुद्ध निवल बोए गए क्षेत्र में शामिल कर लिया जाता है तब भी भारत के कुल सूचित क्षेत्र के लगभग 54% हिस्से पर ही खेती हो सकती है। शुद्ध निवल बोए गए क्षेत्र का प्रतिशत भी विभिन्न राज्यों में भिन्न भिन्न है। पंजाब और हरियाणा में 80% भूमि पर खेती होती है, परंतु अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 10% से भी कम क्षेत्र बोया जाता है। तो ये पहाड़ी इलाके हैं, ठीक है, और ये पंजाब और हरियाणा कृषि योग्य भूमि भी है, जल भी है और ये सारे पहाड़ी हैं। तो यहाँ पे 10% कृषि की जाती है और यहाँ पे 80%। ठीक है, आगे देखते हैं। इन राज्यों में शुद्ध निवल बोए गए क्षेत्र के कम अनुपात के लिए उत्तरदायी कारकों को ज्ञात कीजिए। ये एक क्वेश्चन है, क्या क्या कारक हैं यहाँ पे 10% जो बुआई होती है और अन्य में जैसे पंजाब और हरियाणा में 80% क्यों होता है। ठीक, हमारे देश में राष्ट्रीय वन नीति 1952 द्वारा निर्धारित वनों के अंतर्गत 33% भौगोलिक क्षेत्र वांछित हैं, जिसकी तुलना में वन के अंतर्गत क्षेत्र काफ़ी कम है। वन नीति द्वारा निर्धारित यह सीमा पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक है। वन क्षेत्रों के आस पास रहने वाले लाखों लोगों की आजीविका इस पर निर्भर करती है। भू उपजाऊ का एक भाग बंजर भूमि और दूसरा कृषि प्रयोजनों में लगाई गई भूमि कहलाता है। बंजर भूमि में पहाड़ी चट्टानें, सूखी और मरुस्थलीय भूमि शामिल है। गैर कृषि प्रयोजनों में लगाई भूमि में बस्तियां, सड़कें, रेल लाइनें, उद्योग इत्यादि आते हैं। लंबे समय तक लगातार भूमि संरक्षण और प्रबंधन की अवहेलना करने एवं लगातार भू उपयोग के कारण भू संसाधनों का निम्नीकरण हो रहा है। इसके कारण समाज और पर्यावरण पर गंभीर आपदा आ सकती है। जैसे हम इस समय पहाड़ों पर रेलवे निकालने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ पे होटल्स बना रहे हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे
वहाँ की ज़मीन हिल रही है, ठीक है। पहाड़ों से हम रोड निकालने की कोशिश कर रहे हैं, बीच से काट कर रोड निकाल रहे हैं, जिसकी वजह से वहाँ की पारिस्थितिकी में बदलाव आता है, जिसकी वजह से भूकंप जैसी स्थितियाँ देखने को मिलती हैं। हाल ही में हमने जोशीमठ उत्तराखंड में ये चीज़ें देखी, वहाँ के बहुत बड़े बड़े जो मकान बने थे वो फट गए, वहाँ पे ऐसे दर्रे में सड़कें दर्रों में तब्दील हो गई, ठीक है। आगे देखते हैं भूमि निम्नीकरण और संरक्षण उपाय। भूमि निम्नीकरण और संरक्षण उपाय क्या हैं? भूमि एक ऐसा संसाधन है जिसका उपयोग हमारे पूर्वज करते आए हैं तथा भावी पीढ़ी भी इसी भूमि का उपयोग करेगी। हम भोजन, मकान, कपड़े की अपनी मूल आवश्यकताओं का 95% भाग भूमि से प्राप्त करते हैं। मानव कार्यकलापों के कारण न केवल भूमि का निम्नीकरण हो रहा है बल्कि भूमि को नुकसान पहुंचाने वाली प्राकृतिक ताकतों को भी बल मिला है। इस समय भारत में 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि निम्नीकृत है। इसमें से लगभग 28% भूमि निम्नीकृत वनों के अंतर्गत है। 56% क्षेत्र जल अपर्दित है और शेष क्षेत्र लवणीय और क्षारीय है। 70% क्षेत्र जल अपर्दित है और शेष क्षेत्र लवणीय और क्षारीय है। कुछ मानव क्रियाओं जैसे वनोन्मूलन, अति पशुचारण, खनन ने भी भूमि के निम्नीकरण में मुख्य भूमिका निभाई है। किसने भूमि के निम्नीकरण में मुख्य भूमिका निभाई है? मानव क्रियाओं द्वारा, जैसे वनोन्मूलन, अत्यधिक वन उन्मूलन, अति पशुचारण, खनन ने भी भूमिका निभाई है। आइए देखते हैं ये डाटा क्या है। जल द्वारा अपर्दित क्षेत्र कितना है? 56%, 56%। वनों द्वारा निम्नीकृत क्षेत्र कितना है? 28%। लवणीय व क्षारीय क्षेत्र कितने हैं? 6%। वायु द्वारा अपर्दित क्षेत्र कितना है? 10%, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। खनन के उपरांत खदानों वाले स्थानों को गहरी खाइयों और मलबे के साथ खुला छोड़ दिया जाता है। खनन के कारण झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा जैसे राज्यों में वनोन्मूलन भूमि निम्नीकरण का कारण बना है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, थोड़ा और जूम करते हैं इसको। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र अति पशुचारण। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र अति पशुचारण भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में अधिक सिंचाई भूमि निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी हैं। अति सिंचन से उत्पन्न जलाक्रांतता भी भूमि निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी है, जिससे मृदा में लवणीयता और क्षारीयता बढ़ जाती है। खनिज प्रक्रियाएं जैसे सीमेंट उद्योग में चूना पत्थर को पीसना, मृदा बर्तन उद्योग में चूने, खड़िया मृदा और सेल खड़ी के प्रयोग से बहुत अधिक मात्रा में वायुमंडल में धूल विसर्जित होता है। जब इसकी परत भूमि पर जम जाती है तो मृदा की जल सोखने की प्रक्रिया अवरुद्ध हो जाती है। पिछले कुछ वर्षों से देश के विभिन्न भागों में औद्योगिक जल निकास से बाहर आने वाला अपशिष्ट पदार्थ भूमि और जल प्रदूषण का मुख्य स्रोत है। जो औद्योगिक क्षेत्र की जो सीवेज लाइनें हैं, जो गंदे अपशिष्ट बह के आते हैं नालों से, नदियों में आते हैं, उसकी वजह से भूमि का निम्नीकरण हो ही रहा है। जल प्रदूषण बहुत तेजी से बढ़ रहा है। भूमि निम्नीकरण की समस्याओं को सुलझाने के कई तरीके हैं, इसमें वन रोपण, चारागाहों का उचित प्रबंधन इसमें कुछ हद तक मदद कर सकते हैं। पेड़ों की रक्षक मेखला, शेल्टर बेल्ट, जैसे खेतों के अगल बगल ऐसे पेड़ लगा देना चारों तरफ, ठीक। पेड़ों की रक्षक मेखला, पशुचारण नियंत्रण, रेतीले टीलों को कांटेदार झाड़ियां लगाकर स्थिर बनाने की प्रक्रिया से भी भूमि कटाव की रोकथाम की जा सकती है। बंजर भूमि के उचित प्रबंधन, खनन नियंत्रण और औद्योगिक जल को
परिष्करण मतलब ट्रीटमेंट प्लांट लगाकर औद्योगिक जल को छानकर ही अगले जैसे नदी नालियों में छोड़ा जाए तो कुछ हद तक इसको कंट्रोल किया जा सकता है। पश्चात विसर्जित परिष्करण के पश्चात विसर्जित करके जल और भूमि प्रदूषण को कम किया जा सकता है। ठीक है। मृदा संसाधन मिट्टी अथवा मृदा सबसे महत्वपूर्ण नवीकरण योग्य प्राकृतिक संसाधन है। यह पौधों के विकास का माध्यम है जो पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीवों का पोषण करती है। मृदा एक जीवन तंत्र है। कुछ सेंटीमीटर गहरी मृदा बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। मृदा बनने की प्रक्रिया में उच्चावच जनक शैल अथवा संस्तर शैल, देखो मृदा बनने में लाखों वर्ष लगते हैं, इसीलिए हमें मृदा संरक्षण की बहुत ही अति आवश्यकता है। हमें अपने मृदा को शुद्ध रखना होगा, नहीं तो ये आने वाली जनरेशन के लिए एक आपदा का कारण भी बन सकती है। मृदा बनाने की प्रक्रिया में उच्चावच जनक शैल अथवा संस्तर शैल, जलवायु, वनस्पति, अन्य जैव पदार्थ, समय मुख्य कारक हैं। ये जितने भी हैं ये एक मृदा के बनने के क्रम में आते हैं, चाहे वो जनक शैल हो, संस्तर शैल हो, जलवायु हो, वनस्पति हो, जैव पदार्थ हो, और समय तो बहुत लगता है, लाखों वर्ष लगते हैं। मुख्य कारक हैं प्रकृति के अनेकों तत्व जैसे तापमान परिवर्तन, बहते जल की क्रिया, पवन, हिमनदी अपघटन क्रियाएं आदि मृदा बनने की प्रक्रिया में योगदान। जल की क्रिया में पवन, हिमनदी और अपघटन क्रियाएं आदि मृदा बनने की प्रक्रिया में योगदान देती हैं। मृदा में होने वाले रासायनिक और जैविक परिवर्तन भी महत्वपूर्ण हैं। मृदा जैव, ह्यूमस और अजैव दोनों प्रकार के पदार्थों से बनती है। आइए देखते हैं ये चित्र दिया है, क्या है ये? मृदा परिच्छेदिका। ये देखो, अपक्षय रहित आधारित चट्टानें, अंतःस्तरीय अपक्षयित आधारित चट्टानें, उसके बाद उपमृदापक्षयित चट्टानें, बालू, गाद, सिल्ट व मृत्तिका, ऊपरी संस्तर की मृदा। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो इसमें क्या है, मृदा बनने की प्रक्रिया को निर्धारित करने वाले तत्वों, उनके रंग, गहराई। मृदा बनने की प्रक्रिया को निर्धारित करने वाले तत्वों, उनके रंग, गहराई, गठन, आयु व रासायनिक और भौतिक गुणों के आधार पर भारत की मृदाओं को निम्नलिखित प्रकारों में बांटा जा सकता है। मृदाओं का वर्गीकरण। भारत में अनेक प्रकार के उच्चावच, भू आकृतियाँ, जलवायु, वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। इस कारण अनेक प्रकार की मृदाएं विकसित हुई हैं। जलोढ़ मृदा, यह मृदा विस्तृत रूप से फैली हुई है और यह देश की महत्वपूर्ण मृदा है। वास्तव में संपूर्ण उत्तरी मैदान जलोढ़ मृदा से बना है। यह मृदा विस्तृत रूप से फैली हुई है और यह देश की महत्वपूर्ण मृदा है। वास्तव में संपूर्ण उत्तरी मैदान जलोढ़ मृदा से बना है। उत्तरी मैदान मतलब ये साउथ इंडिया है और ये जो है नॉर्थ इंडिया है। ये यहाँ का जो मैदान है वो जलोढ़ मृदा से ही बना है। वास्तव में संपूर्ण उत्तरी मैदान जलोढ़ मृदा से बना है। यह मृदाएं हिमालय की 3 महत्वपूर्ण नदी तंत्रों सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाए गए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, एक चित्र दिया है, मृदा के प्रमुख प्रकार को चित्र के माध्यम से दर्शाया गया है। ये भारत का मैप है, तो देखते हैं पर्वतीय वन और मृदा कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। जो पर्वत और वन, पर्वतीय मृदा कहाँ पाई जाती है? ये है लद्दाख के क्षेत्र में, जम्मू कश्मीर का क्षेत्र है, हिमालयी क्षेत्र, और इधर है अरुणाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्र और सिक्किम में। ठीक है, और देखते हैं जलोढ़ मृदा कहाँ पाई जाती है। ये उत्तर भारत का मैदान है जहाँ पे जलोढ़ मृदा पाई जाती है, जिसमें पंजाब, हरियाणा हो गया, इधर राजस्थान का कुछ क्षेत्र, यूपी, बिहार, झारखंड, इधर गुजरात,
इधर वेस्ट बंगाल का क्षेत्र, ये जलोढ़ मैदान से बने हैं, ठीक, जलोढ़ मृदा से बने हैं। उसके बाद है लाल और पीली मृदा। लाल और पीली मृदा कहाँ पाई जाती हैं? जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, जैसे ये नॉर्थ ईस्ट एरिया हो गया, इधर हो गया उड़ीसा हो गया, ठीक है, एमपी का कुछ क्षेत्र हो गया, तेलंगाना हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, इधर है तमिलनाडु, कर्नाटका का कुछ क्षेत्र, ठीक है, महाराष्ट्र का कुछ क्षेत्र, केरला का क्षेत्र। काली मृदा कहाँ पाई जाती है? ये दक्कन का जो पठार है, महाराष्ट्र पठार और दक्कन का पठार में काली मृदा पाई जाती है। पठार नहीं है, ये क्षेत्र जो है कुछ भागों में पाई जाती है, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में और कर्नाटक के कुछ क्षेत्रों में काली मृदा पाई जाती है। लेटराइट मृदा कहाँ पाई जाती है? लेटराइट मृदा ये पश्चिमी घाट में पाई जाती है, ठीक है, और जलोढ़ मृदा यहाँ भी पाई जाती है, पूर्वी घाट में भी। शुष्क क्षेत्र, शुष्क क्षेत्र कौन से हैं? शुष्क क्षेत्रों में आप देखिए, शुष्क क्षेत्र ये हैं, राजस्थान का क्षेत्र, डेजर्ट एरिया, ये शुष्क क्षेत्र हैं, ठीक है। और काली मृदा देखिए यहाँ भी पाई जाती है, गुजरात के क्षेत्र में भी, ठीक। आगे बढ़ते हैं, कितने पेज हैं? 2, 3, ये थोड़ा चैप्टर लंबा है, 4, थोड़ा सा ही है, 3 पेज है, इसको पढ़ के फिर चैप्टर को समाप्त करते हैं, ठीक है। आइए, निक्षेपों से बने, वो निक्षेपों से बनी हैं एक संकरे गलियारे के द्वारा ये मृदाएं राजस्थान गुजरात तक फैली हैं। पूर्वी तटीय मैदान विशेषकर महानदी गोदावरी कृष्णा और कावेरी के डेल्टा भी जलोढ़ मृदा से बने हैं, ठीक है। नदियों के बारे में है जो कि पूर्वी जो बे ऑफ बंगाल में जाके गिरती हैं, महानदी गोदावरी कृष्णा कावेरी नदियों के डेल्टा से जलोढ़ मृदा बने हैं, ठीक। ये है जलोढ़ मृदा, आप चित्र भी देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, वो जलोढ़ मृदा में रेत, शिल्ट और मृतिका के विभिन्न अनुपात पाए जाते हैं। रेत के, शिल्ट के और मृतिका के विभिन्न अनुपात पाए जाते हैं। जैसे हम नदी के मुहाने से घाटी में ऊपर की ओर जाते हैं, मृदा के कणों का आकार बढ़ता चला जाता है। नदी घाटी के ऊपरी भाग में जैसे ढाल भंग के समीप मोटे कण वाली मृदाएं पाई जाती हैं। ऐसी मृदाएं पर्वतों की तलहटी पर बने मैदानों जैसे द्वार चो क्षेत्र और तराई में आमतौर पर पाई जाती है। कणों के आकार या संघटकों के अलावा मृदाओं की पहचान उनकी आयु से भी होती है। आयु के आधार पर जलोढ़ मृदाएं 2 प्रकार की होती हैं, पुराना जलोढ़ मतलब बांगर और नया जलोढ़ मतलब खादर। बांगर माने पुरानी जलोढ़ और खादर मतलब नया जलोढ़। बांगर मृदा में कंकड़ और ग्रंथियों की मात्रा ज़्यादा होती है। खादर भूमि में बांगर मृदा की तुलना में ज़्यादा महीन कण होते हैं। ये खादर और बांगर को अच्छी तरह से अंतर समझ लीजिए। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, खादर और बांगर। पुराना जलोढ़ जो होता है वो बांगर होता है, नया जलोढ़ खादर होता है। बांगर मृदा में कंकर ग्रंथियों की मात्रा ज़्यादा होती है। खादर मृदा में बांगर मृदा की तुलना में ज़्यादा महीन कण पाए जाते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, जलोढ़ मृदाएं बहुत उपजाऊ होती हैं। अधिकतर जलोढ़ मृदाएं पोटाश, फास्फोरस, चूना युक्त होती हैं, जो इनको गन्ने, चावल, गेहूँ, अन्य अनाजों और दलहन फसलों की खेती के लिए उपयुक्त बनाती हैं। अधिक उपजाऊपन के कारण जलोढ़ मृदा वाले क्षेत्रों में गहन कृषि की जाती है। जैसे यूपी, बिहार हो गया, पंजाब, हरियाणा का क्षेत्र हो गया, यहाँ पे अत्यधिक गहन खेती की जाती है। यहाँ जनसंख्या घनत्व भी अधिक है। सूखे क्षेत्रों की मृदाएं अधिक क्षारीय हैं। इन मृदाओं का सही उपचार और सिंचाई करके इनकी पैदावार बढ़ाई जा सकती है। काली मृदा, इन मृदाओं का रंग काला है और इन्हें रेगुड़ या रेगर मृदाएं भी कहा जाता है। काली मृदा कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है, उपयुक्त समझी जाती है और काली कपास मृदा के नाम से भी जानी जाती है। काली मृदा जो है कपास मृदा के नाम से भी जानी जाती है। यह माना जाता है कि जलवायु और जनक शैलों ने काली मृदा के बनने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इस प्रकार की मृदाएं दक्कन पठार, बेसाल्ट क्षेत्र के उत्तर
पश्चिमी भागों में पाई जाती है और लावा जनक शैलों से बनी हैं। ये मृदाएं महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के पठार पर पाई जाती है। मृदाएं कहाँ? महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पठार में पाई जाती हैं और दक्षिण पूर्वी दिशा में गोदावरी, कृष्णा नदियों की घाटियों तक फैली है। ये है काली मृदा। काली मृदा बहुत ही महीन कणों अर्थात मृत्तिका से बनी है। इसकी नमी धारण करने की क्षमता बहुत अधिक होती है। इसके अलावा ये मृदाएं कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास, चूने जैसे पौष्टिक तत्वों से परिपूर्ण होती हैं, परंतु इनमें फास्फोरस की मात्रा कम होती है। गर्म और शुष्क मौसम में इन मृदाओं में गहरी दरारें पड़ जाती हैं, जिससे इनमें अच्छी तरह वायु मिश्रण हो जाता है। गीली होने पर ये मृदाएं चिपचिपी हो जाती हैं और बहुत ही इनमें से बहुत ही सुगंधित खुशबू आती है जब इसमें पानी पड़ता है तो, ठीक है, हो जाती हैं। इनको जोतना मुश्किल होता है, इसलिए इसकी जुताई मानसून प्रारंभ होने की पहली बौछार से ही शुरू कर दी जाती है। ठीक है, इसमें आप पैर रखोगे ना तो आपका पैर इतना डूब जाएगा कीचड़ में। ये इतनी चिकनी होती है, जब पानी इसमें पड़ता है तो ये मिट्टी फूल आती है। लाल और पीली मृदा। लाल मृदा दक्कन पठार के पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में रवेदार आग्नेय चट्टानों पर कम वर्षा वाले भागों में विकसित हुई है। लाल और पीली मृदाएं उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मध्य गंगा मैदान के दक्षिणी छोर पर और पश्चिमी घाट में पहाड़ी पद पर पाई जाती हैं। इन मृदाओं का लाल रंग रवेदार आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों में लौह धातु के प्रसार के कारण होता है। इनका पीला रंग इनमें जल योजन के कारण होता है। लेटेराइट मृदा। लेटेराइट शब्द ग्रीक भाषा के शब्द लेटर से लिया गया है, जिसका अर्थ है ईंट। लेटेराइट मृदा उच्च तापमान और अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। यह भारी वर्षा से अत्यधिक निच्छालन लिंचिंग का परिणाम है। इस मृदा में ह्यूमस की मात्रा कम पाई जाती है, क्योंकि अत्यधिक तापमान के कारण जैविक पदार्थों को अपघटित करने वाले बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं। लेटेराइट मृदा पर अधिक मात्रा में खाद और रासायनिक, ये देखिए लेटेराइट मृदा ऐसी होती है, रेडिश उर्वरक डालकर ही खेती की जा सकती है। ये मृदाएं मुख्य तौर पर कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और उड़ीसा तथा असम के पहाड़ी क्षेत्र में पाई जाती है। मृदा संरक्षण की उचित तकनीक अपनाकर इन मृदाओं पर कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में चाय और कॉफ़ी उगाई जाती है। ये पहाड़ी जो कह सकते हैं पहाड़ी मिट्टी होती है, कुछ रेड जो लेटेराइट मृदा होती है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल के लाल लेटेराइट मृदाएं काजू की फसल के लिए अधिक उपयुक्त हैं। ठीक है। मरुस्थलीय मृदाओं का रंग लाल और भूरा होता है। ये मृदाएं आम तौर पर रेतीली और लवणीय होती हैं। कुछ क्षेत्रों में नमक की मात्रा इतनी अधिक है कि झीलों से जल वाष्पीकृत करके खाने का नमक भी बनाया जाता है। शुष्क जलवायु और उच्च तापमान के कारण जलवाष्पन दर अधिक है और मृदाओं में ह्यूमस और नमी की मात्रा कम होती है। मृदा की सतह के नीचे कैल्शियम की मात्रा बढ़ती चली जाती है और नीचे की परतों में चूने के कंकर की सतह पाई जाती है। इसके कारण मृदा में जल अंतःस्यंदन इनफिल्ट्रेशन अवरुद्ध हो जाता है। इस मृदा को सही तरीके से सिंचित करके कृषि योग्य बनाया जा सकता है, जैसा कि पश्चिमी राजस्थान में हो रहा है। ये देखिए मरुस्थलीय मृदा, ये राजस्थान क्षेत्र में पाई जाती है। वन मृदा वे मृदाएं आमतौर पर पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती हैं। यहाँ पर्याप्त वर्षा वन उपलब्ध है। इन मृदाओं के गठन में पर्वतीय पर्यावरण के अनुसार बदलाव आता है। नदी घाटियों में ये मृदाएं दोमट और सिल्टदार होती हैं, परंतु ऊपरी ढालों पर इनका गठन मोटे कणों का होता है। हिमालय के आच्छादित क्षेत्रों में इन मृदाओं का बहुत अपर्दन होता है और अधिशिलिक
एसिडिक तथा ह्यूमस रहित होती हैं। नदी घाटियों के निचले क्षेत्रों, विशेषकर नदी सोपानों और जलोढ़ पंखों आदि में ये मृदाएं उपजाऊ होती हैं। ठीक है, कहाँ उपजाऊ होती हैं? नदी घाटियों के निचले क्षेत्रों, विशेषकर नदी सोपानों और जलोढ़ पंखों आदि में ये मृदाएं उपजाऊ होती हैं। मृदा अपरदन और संरक्षण। मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहा जाता है। मृदा के बनने और अपरदन की क्रियाएं आमतौर पर साथ साथ चलती हैं। बनने और क्या है? मृदा के बनने और अपरदन की क्रिया साथ साथ चलती है, आमतौर पर साथ साथ चलती हैं। दोनों में संतुलन होता है, परंतु मानवीय क्रियाओं जैसे वनोन्मूलन और पशुचारण, निर्माण और खनन इत्यादि से कई बार ये क्या है? मृदा अपरदन। जब जल बहता है तो इससे मृदा का कटाव होता है। ठीक है, मृदा का अपरदन होता है, यह संतुलन भंग हो जाता है। प्राकृतिक तत्व जैसे पवन, हिमानी जल मृदा अपरदन करते हैं। बहता जल मृत्तिका युक्त मृदाओं को काटते हुए गहरी वाहिकाएं बनाता है, जिन्हें अवनालिका कहते हैं। ऐसी भूमि जोतने योग्य नहीं रहती और इसे उत्खात भूमि, बैड लैंड कहते हैं। चंबल बेसिन में ऐसी भूमि को खड़, रेवाइन भूमि कहा जाता है। कई बार जल विस्तृत क्षेत्र को ढके हुए ढाल के साथ नीचे की ओर बहता है। ऐसी स्थिति में क्षेत्र की ऊपरी मृदा घुलकर जल के साथ बह जाती है। इसे चादर अपरदन, शीट इरोजन कहा जाता है। पवन द्वारा मैदान अथवा ढालू क्षेत्र से मृदा को उड़ा ले जाने की प्रक्रिया को पवन अपरदन कहा जाता है। ठीक है, कृषि के गलत तरीकों से भी मृदा अपरदन होता है। गलत ढंग से हल चलाने, जैसे ये देखिए अवनालिका अपरदन, ये है अवनालिका अपरदन। ढाल पर ऊपर से नीचे की ओर हल चलाने से वाहिकाएं बन जाती हैं, जिसके अंदर से बहता पानी आसानी से मृदा का कटाव करता है। ढाल वाली भूमि पर समोच्च रेखाओं के समानांतर हल चलाने से ढाल के साथ जल बहाव की गति घटती है। इसे समोच्च जुताई, कंटूर प्लॉगिंग कहा जाता है। ढाल वाली भूमि पर सोपान बनाए जा सकते हैं। सोपान कृषि अपरदन को नियंत्रित करती है। पश्चिमी और मध्य हिमालय में सोपान अथवा सीढ़ीदार कृषि काफ़ी विकसित है। बड़े खेतों को पट्टियों में बांटा जाता है। फसलों के बीच में घास की पट्टियाँ उगाई जाती हैं। ये पवनों द्वारा जनित बल को कमज़ोर करती हैं। इस तरीके से पट्टी कृषि, स्ट्रिप फार्मिंग कहते हैं। पेड़ों को कतारों में लगाकर रक्षक, शेल्टर बेल्ट पेड़ों को कतारों में लगाकर रक्षक या शेल्टर बेल्ट मेखला बनाना भी पवनों की गति कम करता है। इन रक्षक पेटियों का पश्चिम भारत में रेत के टीलों के स्थायीकरण में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। भारत के पर्यावरण की दशा, आइए देखते हैं क्या है भारत में पर्यावरण की दशा। सुखोमाजरी गांव और झाबुआ जिले में यह कर दिखाया है कि भूमि निम्नीकरण प्रक्रिया को पलटा जा सकता है। सुखोमाजरी में वृक्ष घनत्व 1976 में 13% था, जो 1992 में बढ़कर 1272 प्रति हेक्टेयर हो गया। पर्यावरण के पुनर्जन्म से संबंधित संसाधन उपलब्धता, कृषि और पशुपालन में सुधार के परिणाम स्वरूप आमदनी बढ़ती है और समाज में आर्थिक समृद्धि आती है। सुखोमाजरी में 1979 में 1984 के बीच परिवारों की औसत वार्षिक आमदनी 10,000 से 15,000 रुपये थी। पर्यावरण की पुनर्स्थापना के लिए लोगों द्वारा प्रबंधन आवश्यक है। मध्य प्रदेश सरकार ने लोगों को स्वयं फैसला लेने का अधिकार दिया है और वे प्रदेश के 29 लाख हेक्टेयर भूमि, भारत का लगभग 1% क्षेत्रफल को जल विभाजक प्रबंधन द्वारा हरा भरा बना रहे हैं। ठीक है, ये समुदाय द्वारा किया जा रहा है। हे भगवान, अभी तक भ्रम है। समुदाय और ठेकेदार, नौकरशाह, निक, भारत सरकार परियोजनाएं।
तो ये एक चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। ये है एनवायरनमेंट की कोई रिपोर्ट है, उसके थ्रू दिया है। ये क्वेश्चंस हैं, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। बहुविकल्पी प्रश्न है। लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? ज्वरीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन है? पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है? निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार सोपानी खेती की जाती है? तो इसका आंसर देख लीजिए और इसको आप कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं। लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? जैव है, प्रवाह है या अनवीकरणीय है? तो ये अनवीकरणीय है। ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन है? मानवकृत है, ये मानवकृत है। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित पंजाब में भूमि निम्नीकरण गहन खेती है, अधिक सिंचाई। निम्नलिखित में से किस प्रकार में सीढ़ीदार सोपानी खेती की जाती है? कहाँ की जाती सोपानी खेती? सीढ़ीदार खेती उत्तराखंड में। तो दोस्तों ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है, आप इसको पढ़ लीजिएगा, काफ़ी लंबा चैप्टर था। ठीक है, तो अब वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा, चैनल को आगे बढ़ाइएगा ताकि मैं थोड़ा और मोटिवेट हो सकूं और भी वीडियो बनाने के लिए। धन्यवाद।